अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राशिद फरजंद साहब। राशिद फरजंद साहब के साथ जब फरजंद का नाम लगा हुआ है तो उनके मुतालिक ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन है। जनाब राशिद साहब मियाँ फरजंद मरहूम के साहबजादे हैं और मियाँ फरजंद को कौन नहीं जानता। उनकी पाकिस्तान में क्या खिदमात है, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में सर्कस इंडस्ट्री को जिस तरह उन्होंने प्रमोट किया, जिस तरह उसका पौधा लगाया और जिस तरह वो अब तक चल रही है और उसको अब तक चलाने में जो रोल उनके साहबजादगान ने अदा किया है वो भी किसी से छुपा नहीं है। तो मियाँ फरजंद साहब के साहबजादे जनाब राशिद फरजंद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जनाब राशिद हाँ साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। राशिद साहब, सर्कस इंडस्ट्री का जब भी नाम आएगा तो उसमें फिर मियाँ फरजंद फैमिली का नाम ज़रूर आएगा, बल्कि ये समझा जाता है कि सर्कस के मुतल्लक कोई बात मियाँ फरजंद फैमिली के का नाम लिए बगैर हो ही नहीं सकती। आप इस सारे मामले को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, रोशन भाई आपने बड़ी खूबसूरत बात कही है। अगर सर्कस के हवाले से बात कर लें आप, तो डेफिनेटली वो पायनियर की ही बात है कि बाबा सर्कस की ही बात है कि जैसे पाकिस्तान की बात हो तो बाबा कौम कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का जिक्र किया जाता है, क्योंकि वो फाउंडर है, पायनियर है। तो लकी अरानी सर्कस के भी फाउंडर और पायनियर जो है वो मियाँ फरजंद अली मेरे अब्बा जी का कंप्लीट नाम है। जी जी। और मैं उनके रेफरेंस से हूँ तो फिर मेरा नाम मियाँ राशिद फरजंद अली मेरा नाम है। एनी हाउ, सर्कस एक पैशन का नाम है, सर्कस एक मिशन का नाम है, सर्कस एक युद्ध का नाम है, सर्कस एक दुनिया का नाम है, सर्कस एक ख्वाब भी है जिसको देखना आसान है, करना मुश्किल है। एंड वन एंड ओनली मैन बिहाइंड ऑल द सिनेरियोज मियाँ फरजंद अली। मियाँ फरजंद अली इज नॉट ओनली सिंपल ह्यूमन बीइंग, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा खुद शाहकार थे। वो जिस कार खैर में उन्होंने हाथ डाला, अल्लाह ताला ने उसको वाकई कार खैर बना दिया, क्योंकि वो नीयत के धनी थे, दिल के साफ थे, इंसान दोस्त आदमी से, मखलूक खुदा से बड़ी मोहब्बत रखते थे, डाउन टू अर्थ थे, मरना पहले याद रखते थे, अपने अबाव दाद की उन बातों को याद रखते थे कि कर बला सो बला अंत बनेगा। इसलिए मियाँ साहब ने अपनी बहुत शॉर्टेस्ट लाइफ टाइम फ्रेम के अंदर बहुत बड़े बड़े मार्के मारे और जिस मक्ता फ़िक्र को ज़िंदगी में इख्तियार किया उसके टॉप ऑफ द लिस्ट वो बनकर उन्होंने दिखाया। सर्कस में सर्कस का काम आगाज़ किया तो बाबा सर्कस बने, फिल्म इंडस्ट्री में आए तो बेताज बादशाह फिल्म इंडस्ट्री बने, और सोशल सोसाइटी में आए तो सखावत का ऐसा पौधा लगाया कि उनको सखी बादशाह का खिताब मिला। मैं समझता हूँ एक इंसान हर लिहाज पे माँ सिवाय रब की और अपने माँ बाप की दुआओं और रब की रहमत के अलावा वो चल नहीं सकता। मियाँ साहब बड़े आदमी थे, मैं बड़ा छोटा आदमी हूँ, बड़ा इसलिए हूँ उनका बेटा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जिंदगी में अच्छा इंसान बन सकूं। बहरहाल ये बात मेरे हवाले से तो हो नहीं रही, सर्कस के हवाले से हो रही है। पहली बात तो ये है कि हमें समझना पड़ेगा कि सर्कस है क्या। क्या सर्कस जानवरों के लिए है? क्या सर्कस में नाच गाना है? क्या सर्कस में जिम्नास्टिक है? क्या सर्कस में मैजिक है? सर्कस किस लिए कहा जाता है? एक्चुअली सर्कस का मतलब है कि इतना एक्टिव ये एक मामला है कि जिसमें आपको राउंड द क्लॉक आपको बहुत ज़्यादा फास्ट लाइफ गुजारनी है, बिकॉज आपके सर पर कोई छत नहीं है, साइड पर कोई दीवार नहीं है जो लेंटर्ड हो, जो सीमेंट बजरी की हो, खुले आसमान के नीचे आपने लाइफ गुजारनी है। वी आर स्पेंडिंग इन दिस रीजन फॉर द लास्ट 50 ईयर्स। अभी जो हमने अपनी जो है वो गोल्डन जुबली हमारी सर्कस का सेलिब्रेशन भी था, 50 ईयर्स सेलिब्रेशन था, तो 2 एक साल हो गए हैं इसको भी। हम 51 ईयर्स पास कर गए हैं, 52 ईयर्स के अंदर चल रहे हैं। हमारी अपनी फैमिली की तीसरी जनरेशन इसको कोशिश कर रही है बेहतर करने की, उनके नक्शे कदम पर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, हम वैसा नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका मुकाम बहुत बड़ा है, दस्तार बहुत बड़ी है, हमारे सर बड़े छोटे हैं। मुझे ये जो मैंने फ़िक्रा किया, ये हसन निसार साहब ने ये फ़िक्रा अब्बा जी के ताज़ीती रेफरेंस पर कोट किया था जब उनका 40वां था और पीसी में उसके लिए एक ताज़ीती रेफरेंस करवाया गया था।
तो ये बातें अगर हम मियाँ फरजंद अली के हवाले से अपने प्रोग्राम को करें तो शायद मैं एक सवाल करूंगा कि पंजाबी का एक सवाल है कि मियाँ फरजंद अली कौन सी। मियाँ फरजंद अली एक खालिस पेंडू आदमी था। मियाँ फरजंद अली एक बहुत ईमानदार आदमी था। मियाँ फरजंद अली एक बड़ा खिदमत गुजार आदमी था। मियाँ फरजंद अली अपने वालिदैन का बड़ा ताबेदार था। मियाँ फरजंद अली अपने बच्चों का बड़ा अच्छा रहनुमा था। मियाँ फरजंद अली अपने ख़ानदान के लिए एक चिराग था। मियाँ फरजंद अली अपने रब और अपने रब के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पैगंबर पाक के सदक़े में लोगों के साथ सिला रहमी करने वाला इंसान था। एक्चुअली मियाँ फरजंद अली खुद एक बहुत बड़ा शाहकार और एक लेजेंड था। उसने ज़िंदगी में मेहनत को अपना शुआर बनाया, लोगों की खिदमत करने को अपना अव्वलीन फ़र्ज समझा, छोटों से मोहब्बत करना और बड़ों का एहतराम करना उसने वालिदैन से विरासत में लिया। मियाँ फरजंद अली एक खूबरू आदमी था। अच्छा, आपने मियाँ साहब के मुतल्लिक बहुत बातें की, बहुत बातें हम कर सकते हैं। जहाँ सर्कस की बात आती है तो कहा जाता है कि उनके दिल में खल्क़े खुदा का इतना दर्द था कि जब उन्होंने सर्कस शुरू की तो असल में वो कोई प्रॉफिट मेकिंग का प्रोजेक्ट नहीं था उनके लिए, क्योंकि उस वक़्त जो सर्कस के फनकार थे उनके सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं था, वो बेरोज़गार हो रहे थे, कोई उनके हालात इतने अच्छे नहीं थे, कोई उनके लिए फाइनेंस करने के लिए तैयार नहीं था। तो उनका मकसद, जब उन्होंने सर्कस इंडस्ट्री में आए तो उन्होंने पैसे बनाने का नहीं उनका मकसद था, उन्होंने कहा कि नहीं, ये इनको रोज़गार चाहिए, इनके सर पे दस्ते शफ़क़त चाहिए इन्हें। तो ये काम उन्होंने किया, उसके बाद फिर भाग लगे और वो सारा सिलसिला चला। इस ये बात किस हद तक सच है? देखें, बातें तो बातों में से निकलती रहती जी जी। और हमारे माशरे में हम लोग जो हैं वो सुनी सुनाई बातों को अगर आगे फैलाएंगे तो उसकी तस्दीक करना पहले हमारा फर्ज है। जी जी। ये बातें जो आपने की है, ये मैं नहीं कह रहा ऐसा नहीं हुआ, ऐसा भी हुआ है, लेकिन इसका जो बिगनिंग है वो पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ 47 में, तो उससे पहले पाकिस्तान के अंदर, इस बड़े सगीर के अंदर कुछ सर्कसें चल रही थी। लेकिन जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान के हिस्से में अंग्रेज अगर कोई सर्कसेस छोड़ के गए तो वो लगभग 2 या 3 सर्कसेस थी। कोई शायद स्टार सर्कस थी, कोई एंग्लो सर्कस थी। पाकिस्तान में पहला सर्कस कराची की एक फैमिली है और वो इकबाल साहब थे हमारे पास, उनके बच्चे काम करते हैं, अफजाल साहब करते हैं। उनके फादर ने पाकिस्तान में पहला सर्कस बनाया, गालिबन इकबाल सर्कस के नाम से या शाहीन सर्कस के नाम से, जो पाकिस्तान का पहला सर्कस बना। लेकिन वो ऐसा सर्कस बना जो कोई मुकाम हासिल नहीं कर सका, वो एक स्ट्रगलिंग पीरियड में ही रहा और उसी में ही वो फिनिश हो गया। फिर पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल सर्कस पहला बना वो मेरे ताया जी ने बनाया, मियाँ इस्माइल साहब ने बनाया, ठीक, जिसको जोबली सर्कस का नाम मिला। जोबली सर्कस का तूती बोलता था। जी जी। अब्बा जी क्योंकि एक जिम्मेदार घराने से उनका ताल्लुक था, हमारी पूरी फैमिली का बैकग्राउंड जो है वो बड़ा रिच बैकग्राउंड है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो माल रोड पे साइकिल चलती थी, मेरे ताया जी के बाग में अपना 4 सीटर जहाज था उनके पास। तो पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान में तीसरा डॉक्टर हमारी फैमिली से था। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान में पहला जो सिंध में आयरन बड़ा ह्यूज स्टोर लगाया गया, मेरे ताया चौधरी मोहम्मद अली साहब ने लगाया था। तो पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान का पहला नेशनल बैंक जो बना वो मेरे ताया मियाँ मोहम्मद मुंशी साहब ने पैसे दिए तो वो बिल्डिंग बनी। सो वी हैव अ ग्रेट ग्रेट अल्हम्दुलिल्लाह रहमत फ्रॉम अल्लाह अलमाइटी। अल्लाह ने बड़ा करम किया हम पे और हम आज भी उसी पैशन से पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए चल रहे हैं। मियाँ साहब के वाले साहब जो है वो साथ साथ हज करने वाले मुसलमान थे और खाली हाजी ही नहीं थे, अच्छे इंसान थे। क्योंकि मेरे जैसे लोग भी हज कर आते हैं, हम सब हाजी कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन पता नहीं हज हम लेके भी आते हैं साथ के वहीं छोड़ आते हैं। जी जी। तो ये समझने वाली बात है। मियाँ फरजंद अली साहब ने पहले अपने भाई की हेल्प की,
क्योंकि उनके भाई को उनका बड़ा प्यार था मियाँ इस्माइल साहब को, वो उनको अपने साथ ले गए। ठीक। उससे पहले वो अपने टोबा टेक सिंह में, आफ्टर पार्टीशन टोबा टेक सिंह में उनका बाबाईदाद थे। हमारा भाई जो गांव है टोबा टेक सिंह से बिलोंग करते हैं, अब्बा जी पैड़ा से बिलोंग करते हैं, हमारी वालदा जो है वो कालमा से है बेसिकली टोबा टेक सिंह की। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। वहाँ से उन्होंने स्कूलिंग की, वहीं पर उनकी शादी हुई। शादी करके तो वो लाहौर आए। लाहौर आए, बड़े भाई ने मियाँ मुंशी साहब ने उनको अपने गले लगाया कि आप यहाँ पर आए हैं। मियाँ मुंशी साहब के साथ मेरे ताया सेठ सरदार मोहम्मद कादरी साहब, बहुत बड़े इंसान, कश्मीर वार अफगान वार के रियल हीरो, जिन्होंने सारा पैसा उनका लगा, उन्होंने बहुत बहरहाल ये ढकी छुपी बातें किसी को मालूम है किसी को नहीं मालूम। जनरल गुलाम भी बड़ी अच्छी उनके बारे में बातें करता होता था। अल्लाह उस मर्द मुजाहिद को बरीक़ रहमत करे। मुझे याद है वो हमारे पास एक दफ़ा अफ्तारी पर आए, 27वीं की अफ्तारी थी। तो जनरल साहब ना बड़ी बड़ी बातें कर रहे हों, तो बार बार जिक्र कर रहे हों कि एक मर्द मुजाहिद है, लाहौर में है, कादरी साहब हम उनको जानते हैं लेकिन कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई। फॉर्चुनेटली हमारे वो ताया जी उस दिन वहाँ पर मौजूद थे। तो मेरे चूँकि बड़े भाई के फादर इन लॉ है वो, और अब्बा जी के बड़े भाई हैं, तो भाईजान ने फिर उनको कहा कि आपको भी सरप्राइज़ देते हैं। फिर अब उन्होंने ताया जान को कहा कि अंकल आप आए, ज़रा एक मेहमान से आपको मिलवाना है। तो जस्ट लाइक यू एंड मी, दे आर व्हेन यू नो सिटिंग वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो भाईजान ने कहा कि ये सेठ सरदार मोहम्मद कादरी साहब है जिनका आप बार बार जिक्र कर रहे थे। यू कांट इमेजिन इट कि मैं जो कहूँगा शायद आप बिलीव ही ना करें। जनरल साहब उठे, उनके पाँव में बैठ गए कि हम सारी जिंदगी आपका जिक्र सुनते रहे और हमारी ख्वाहिश थी कि हम मिल सके। 71 की जब वॉर हुई है, यही मेरे ताया जी इनके पास जनरल जमुर साहब आए। उन्होंने आके कहा कि यार सरदार मोहम्मद, अमेरिका ने साडा ना है पुर्जा बंद करता है, तोप दे विच लगदा है, इदों आके शटल पिछों वजदी ते अग्गों फायर होता है, यह पुर्जा बंद हो गया, साडी वार लगी। मेरे ताया जी जानते थे कि उनका भाई बड़ा टेक्निकल माइंडेड है, जिनका नाम मियाँ मोहम्मद मुंशी साहब था। ही इज़ अ ग्रेट माइंड, यू नो। अपना हॉस्पिटल का सारा जो वो सारा उसका आर्किटेक्टिंग है वो सारी उन्होंने की। नॉट इवन ओनली दैट, उन्होंने 2000 सीसी बाइक अपने हाथों से खुद इन्वेंट की। उस जमाने में रिक्शाज अपने हाथों से बनाए, जूसर मशीनें, टेलीविजन्स, बड़ा मास्टर माइंड। और स्पिनिंग मिल के खुद ऑनर थे। वो साथ साथ दोनों रहते थे, एक घर इधर उनका था। आज भी सरदार चप्पल जो मेरे ताया जी के नाम से मशहूर है, सेठ सरदार मोहम्मद कादरी साहब, मौला बख्श चौक मेरे ताया जी के बेटे के नाम से मशहूर है। ठीक है, मियाँ इफ्तिखार मुंशी अलमारूफ मौला बख्श उनके नाम से। इजाज चौक मौली रोड पे मेरे ताया मियाँ इस्माइल साहब के बेटे के नाम से मशहूर। एनीवे, दाता साहब की नगरी में हम आए, लाहौर में जब आए, वो जाके उन्होंने जिक्र किया उनसे कि मुंशी आ रहा है, पुर्जा एक है, देख है बंद है। मुंशी साहब ने चाह का आर्डर दिता, कहते बैठो, उनको बिठा दिया। अपने जनाब हेल्पर को, मार साहब होते थे बड़े अच्छे, उनके सिविल इंजीनियर होते थे, उसको कहा ग्राइंडर मशीन चला। भाई को कहा तू बैठ, इसके साथ में आता हूँ। गए वहां से सरिया लिया, उसका पुर्जा शुर्जा बनाया, जो लेके आए थे सैंपल वो जेब में डाल दिया, जो बनाया था वो लेके सामने चले गए। बड़ी को पहले ही आंख मार दी। उसको जनरल कहे जा, सॉरी ब्रिगेडियर जमुर साहब, ये भाई औखा बड़ा है, मेरे को नहीं बनता। अब ब्रिगेडियर जमुर जो खुद अपने हाथ से उन्होंने इन्वेंट करके दिया, ये कह के ये तुम जो लाए मुझसे नहीं बनता। अब वो यूं देख के कह रहा यार सरदार मोहम्मद देख, पाकिस्तान से इतना पुर्जा नहीं सी बना सकते। मेरे ताई जी ने कहा यार ये गौर से देख, तू यही पुर्जा लेके आया था? कहता हाँ मैं यही लेके आऊँ, यही तो मुझे चाहिए। कहते है तो मुंशी ने बनाया, तेरा पुर्जा तेरी जेब चाहिए। तो वो फिर पुर्जे उनको बना के दिए। वो कहता खैर वो एक ऑल्ड स्टोरी है, उसको हम ज़्यादा नहीं, लेकिन बताने का मकसद सिर्फ फैमिली का वर्क का आपको बता। ताया जी अब्बा जी को लेकर जोबली में, अब्बा जी 2-3 साल वहाँ पर उनके साथ रहे, फैमिली भी थी, वापस आ गए। वहाँ पर ताया जी के जो ब्रदर इन लॉ थे मियाँ फतेह मोहम्मद साहब, वो अब्बा जी के बड़े अच्छे दोस्त थे। दोस्त इकट्ठे होते हैं तो अक्सर टेबल पे बैठ के कार्ड्स भी खेलते हैं। अब्बा जी भी कार्ड्स खेलते थे, गफ्फर से गपशप। तो उनकी एक अच्छी लैक होगी। अब्बा जी वापस आ गए अपने
जहाँ पर उस वक्त की बिलोंगिंग्स थी। तो मियाँ फतेह मोहम्मद साहब का फोन आया पर, उस वक्त वो ट्रंक कॉल्स होती थी। जी जी। उन्होंने कहा यार मैं तेरे बगैर उदास हो गया, तो तू वापस नहीं आ सकता। अब भाई कहा यार मैं यहाँ पर काम अपना, मेरा अपना उस वक्त सोप की फैक्ट्री थी वहाँ पर, वो था कुछ अपने जिम्मेदारा था, उसका मामला था। उन्होंने कहा जी तुम वापस आओ, बड़ा ज़रूरी काम है। अब आज उनके कहने पर इसरार करने पर वापस गए। जब वापस गए तो मियाँ फतेह मोहम्मद साहब जो थे वो उस वक्त एक छोटा सा शो चला रहे थे। उन्होंने कहा यार ये शो मुझसे नहीं चल रहा, तो मैं इसको बेचना चाह रहा हूँ, वाइंड अप कर रहा हूँ। और भाई का भी कितने का बेच रहा हूँ? उसने कहा गालबन 31,000 रुपये का उस जमाने में। उन्होंने कहा जी मैं वो बेच रहा हूँ। ये मैं बात कर रहा हूँ राउंड अबाउट शायद 67-68 की बात कर रहा हूँ। जी जी। तो मियाँ साहब ने कहा यार तू बेच ला, तू मेरे पेटे पाले। उन्होंने कहा चल तू ले ला। अब्बा जी ने उसका नाम रखा लकी सर्कस, 69 के अंदर। स्टेट स्टार्ट फ्रॉम देयर, ठीक है। और वहां से 69 से वो स्टार्ट हुआ। अल्लाह ताला ने इन पर रहमत की। उन्होंने पहले के जो टाइम है, पहले बिगनिंग ईयर्स लाइक 4 to 5 ईयर्स मियाँ साहब ने बड़ी स्ट्रगल की, बड़ी मेहनत की। बड़ा चैलेंजिंग था कि एक बहुत बड़ा हाथी चोबड़ी सर्कस की सूरत में पाकिस्तान में मौजूद था, जो इंटरनेशनल फ्राइंग का सर्कस था और अपना ही सर्कस था। उसके मुकाबले में एक सर्कस नया प्रोड्यूस होके आया है और वो उसको कैसे चलेगा। और अल्लाह ताला ने रहमत की, मियाँ साहब ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। 4-5 सालों में वो लकी सर्कस के अंदर उसको एडिशन किया गया, भुट्टो दौर, उसके अंदर एडिशन किया गया, उसको लक्की ईरानी सर्कस बनाया गया। ईरानी बाद में उसके अंदर ऐड हुआ है। ये ईरानी फनकारों की वजह से, ईरानी आर्टिस्टों की वजह से। उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री है ना कि ये भुट्टो साहब का दौर आ गया, सॉरी ज़िया साहब का दौर आ गया। जब ज़िया साहब का दौर आ गया तो आपको पता है कुछ बाइंडिंग्स भी साथ आई, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी आई, कुछ नई डायरेक्शंस भी आई, कुछ पीटीवी को जनाब पर्दे में लाया गया, कुछ पाकिस्तान के अंदर मुल्लाइज्म ज़्यादा फरोग पाया गया। भुट्टो साहब का दौर थोड़ा सा ओपन डोर था। हमें याद है माल रोड पर गालबन कोई 5 से 8 खाली माल रोड पर शराब की दुकानें हुआ करती होती थी। एनी आओ, तो वो कुछ डायरेक्शंस ऐसी आई कि फॉरेन आर्टिस्टों के ऊपर बैन लग गया। हमारे पास ईरान की टीम थी। लोग जब भी लकी सर्कस देखने आते थे तो कहते थे चले जी ईरानियों के काम देखेंगे। तो उस वजह से फिर उस नाम के अंदर तब्दीली की गई, उसमें लकी ईरानी का नाम ऐड किया गया, वो लकी ईरानी हो गया। खुदा को इतना वो कॉम्बिनेशन शायद पसंद आया, अल्लाह ताला ने उसके ज़रिए रहमत और बढ़ा दी। फिर मियाँ साहब ने पीछे नहीं देखा। फिर मियाँ साहब ने उसी वक्त फिल्म इंडस्ट्री भी शुरू कर दी। फिल्म इंडस्ट्री में पहले वो स्टार्टिंग में उन्होंने आके, ये 70s में ही वो आए, 70s के मिड में उन्होंने फिल्में बनाई, सदके तेरी मौत हो, बदमाशी बंद, माइट भी ये गुलाम मुस्तफा साहब को ये फिल्में याद हो, बड़ा थानेदार, बदमाशी बंद, सदके तेरी मौत हो। लेकिन फौरन ही मियाँ साहब मतलब 1-2 साल तक ही वो उसको दोबारा सर्कस में उनको बिजनेस ज़्यादा हो। फिर 81 में मियाँ साहब का दोबारा से, जिसको हम कहते हैं कि उनका वो वापस आए इंडस्ट्री में, उन्होंने अपना ऑफिस दोबारा से शुरू किया। और 81 से लेकर ऑनवर्ड 2000 तक फिर वो लाहौर में ही सर्कस का काम भाइयों को सौंप दिया, लाहौर में ही अपना रहे। फिर 81 से 2000 तक वो अनअपोज चेयरमैन रहे पाकिस्तान फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के। इलेक्शन ही नहीं था होता, जब भी होता था तो मियाँ साहब को अनअपोज अनाउंस कर देते थे। उसी पीरियड में उन्हें बेताज बादशाह का खिताब मिला, उसी पीरियड में उन्हें सफ़ी बादशाह का खिताब है, बाबा सर्कस का खिताब पहले था। मैं एक इंसान की इसलिए ज़्यादा बात कर रहा हूँ कि ये जो दुनिया है ना, ये यहाँ पर हम आए हैं, हम सब लोग एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, ठीक है। लाइक एक मैच शुरू होना है कि हम क्रीज के ऊपर खड़े हैं, ग्राउंड सजी हुई है, तमाशाई लोग बैठे हुए हैं, हमारी इनिंग्स शुरू है। कभी हम ओवर कराना शुरू कर देते हैं, कभी हम फील्डर बन जाते हैं, कभी हम क्रीज पर आके बाउंड्रीज मारना शुरू कर देते हैं, कभी हमें कहा जाता है यार आपका भी नंबर नहीं आया, थोड़ी देर वेट कर लें। मैच खत्म होने वाला है, मियाँ साहब अपनी इनिंग्स बेहतरीन खेल के लिए हर लिहाज से।
जी जी इज अ कंप्लीट मैन। आज लकी ईरानी सर्कस जहां पर खड़ा है, मैं समझता हूँ इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट मेरे भाई मियां अमजद फरजंद अली साहब को जाता है। उन्होंने बाप की जगह पर आकर उस सारे मामला को बड़े अच्छे तरीके से संभाला है। उन्होंने अब्बा जी की तमाम रवायात को बरकरार रखने की कोशिश की है। लाइक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के आज भी प्रेजेंट टाइम में भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के चेयरमैन मेरे बड़े भाई मियां अमजद फरजंद अली साहब, अब्बा जी की उस फील्ड को भी उन्होंने लिया है। हम अपने भाई के साथ कोशिश की है ज़िंदगी में अब्बा जी के मिशन को जारी रखा जा सके, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसको हिम्मत दी है, ताकत दी है उसने। अच्छा मैं मियाँ क्योंकि साहब, छोटा हूँ, मैं अपनी जी जगह पे जी काम करता हूँ। मियाँ साहब, हाँ, जब बड़े मियाँ साहब ने ये काम शुरू किया तो ये एक बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट भी थी, और अभी भी बल्कि स्टिल है। हाँ नहीं, उसमें ये था, यही मैं आपसे पूछने लगा हूँ कि प्रॉफिट भी उसमें इसी वजह से बड़ा था कि बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट थी। आज के दौर में क्या सर्कस इतनी बड़ी एंटरटेनमेंट है? पहली बात तो ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि हमने तरक्की कहाँ की है। पहले तो मुझे ये समझाया कि हम आज कौन सा दौर है। मां सिवाय इंटरनेट के हमने तरक्की तो की नहीं, दुनिया ने की है। माफी चाहता हूँ, पाकिस्तान में आज भी एंटरटेनमेंट का फ्लॉ है। आज भी आपको 85 चैनल खबरों के नजर आएंगे तो 4 चैनल शायद एंटरटेनिंग, और उनके ऊपर फिर रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, कुछ दिखा सकते हैं कुछ नहीं दिखा सकते अकॉर्डिंग टू दी इस्लामिक रूल्स जो रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में चल रहे हैं। हमें कुछ सोचना पड़ेगा, हम तरक्की क्या किस रहे हैं। तरक्की तो फिर लकी रानी सर्कस ने की है। लकी रानी सर्कस ने तरक्की की है, जिसने अपना सफर जब शुरू किया था तो शायद 2 रुपये टिकट था। जी जी उस वक्त पाकिस्तान में करेंसी रेट क्या था? आज डॉलर 166 को क्रॉस कर रहा है। जी जिस दौर की मैं बात कर रहा हूं, जब 2 रुपये टिकट था, तो आज हमारा सर्कस का टिकट भी 250 रुपया है। डॉलर से फिर भी कम हमने रेट बढ़ाया है। जी जी जब मेरे ख्याल 2 मैं रुपये मैं टिकट था, समझाने की कोशिश हाँ, कर रहा उस हूं, वक्त 8 रुपये अगर आप शायद। इसको जी समझे जी भी जरा। जी मैं एक्चुअली पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। जी जी ये मुल्क है तो हम हैं। ये मुल्क आजाद ना होता तो मैं भी किसी हिंदू का ड्राइवर होता। ठीक। हमें इस मुल्क की कदर करनी है। इस मुल्क को चलाना जिम्मेदारी क्या हमारी नहीं? हम तो यही सोचते हैं, हमारी पूरी फैमिली यही सोचती है। और पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां मेरी फैमिली का कोई ना कोई मेंबर ना रहता हो। हमारा बहुत बड़ा खानदान। दादा की भी 2 शादियां, दादी की भी 2 शादियां। पहला दादा फौत हो गया, दादी फौत हो गई, उन्होंने आपस में शादी कर ली। उनके पहले भी औलाद, दूसरे बच्चों में से भी औलाद। मेरी दादी कहती होती थी 17 पोते 17 पोतियां। 105 साल की उम्र में दादी का इंतकाल हुआ, 125 साल की उम्र में दादा का इंतकाल हुआ। और कमाल, उन्होंने अपनी औलाद की परवरिश की है कि हर बच्चा ही फनकार था। उनका हर बेटा शाहकार था, 9 बेटों की मां। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि सर्कस अब भी एंटरटेनमेंट है, सर और आप उसकी समझ नहीं रहे, उसकी मैं बुराई में। कहना कुछ नहीं चाहता। जी जी आप पोल कराए ना, आप पब्लिक सर्वे कराए ना। ये कल को जुम्मा जुम्मा 5 साल के लिए इलेक्शन होता है, पूरा मीडिया भाग रहा होता है सर्वे के लिए। ये वाहिद मीडियम है जो पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान की खेप को जो है कवर कर रहा है। पाकिस्तान में मुबारक हो, 5 तो सूबे बन ही चुके हैं। अल्लाह करे कि लोगों को समझ आए। आज भी मेरा सवाल है कि पाकिस्तान में लाइव एंटरटेनमेंट कहाँ है? हाँ, ये जाहिर आज है भी कि मेरा सवाल है कि मासिस के लिए आपने क्या सर्व किया है? इससे बेहतरीन एंटरटेनमेंट पाकिस्तान में मासिस के लिए है ही नहीं जो डोर टू डोर अवेलेबल है। देखे ना, आप गुजरावाला में भी देख रहे हैं, आप पेशावर में भी देख रहे हैं, आप खैबर में भी देख रहे हैं, आप कराची में भी देख रहे हैं। ठीक है, कौन सी एंटरटेनमेंट है मासिस की जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है या प्राइवेट सेक्टर में ही कोई प्रोवाइड कर रहा हो? तो बेचारी अल्लाह ताला इनको हिम्मत और ताकत दे दे पाकिस्तान को, और इनको मजबूती दे दे। पाक फौज को सलाम है जिन्होंने हमारी सरहदों को महफूज कर रखा है। सियासतदानों के लिए बारे में हम फिक्रमंद हैं कि अल्लाह ताला इनको राह रास्त पर लाए। अच्छे सियासतदान निकाल के, जो बुरे सियासतदान हैं अल्लाह ताला उनको तौफीक अता करे कि वो अच्छे काम कर सके। सर्कस के हवाले से हम बड़े अपने आप को मुतमईन समझते हैं कि हमारे
शानों पर अल्लाह ताला ने जो जिम्मेदारी डाली वो अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पैगंबर पाक के सदक़े में हमें उतनी ताकत अता की कि हम उसमें से निकल कर आज यहाँ पर बैठे हैं। इट्स अ प्रीटी लॉन्ग टाइम। तीसरी जनरेशन मेरा मेरा नेफ्यू जाके काम कर रहा है, यू नो। तो इट मीन्स कि चौथी लेबर की जनरेशन काम कर रही है, उनकी चौथी नस्ल काम कर रही है। आज भी पाकिस्तान के अंदर अगर सर्कस इंडस्ट्री को प्रमोट करने पे गवर्नमेंट हमारे साथ कोलैबोरेट करे, गवर्नमेंट बेचारी करती नहीं है। गवर्नमेंट के 100 मजबूरियां हैं, जैसे कोरोना आ गया है, कोरोना से कोरोना टाइप कोरोना की बात बाद में करेंगे, बंदा फिर में चला कोरोना गया की है। बात बाद में करेंगे। पहले मैं आपसे एक सर्कस के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि सर्कस के लिए जो मैं आपकी बातों से समझ सका हूँ कि एक तो फाइनेंस चाहिए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, दूसरा पैशन चाहिए, और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो फनकार चाहिए। पाकिस्तान में फनकार कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? पैशन आपके पास है, फाइनेंस आपके पास है, फनकार कहाँ से आते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट करते हैं वो मैं उनको मुहिब्बे वतन तो पहले भी नहीं समझता। हमारा मुल्क किसी तौर पर भी किसी भी मुल्क से पीछे नहीं है। आज भी दुनिया में जहां पर भी कंपटीशन होगा, पाकिस्तान आपको उस लेन के अंदर नजर आएगा और कहीं ना कहीं वो स्टैंड कर रहा होगा, उसकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी होगी। चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो एटम बॉम्ब हो, पाकिस्तान की इस्लामिक कंट्रीज में आज भी क्रेडिबिलिटी है। जिस तरह क्रिकेट का बूम है पूरी दुनिया में, इसी तरह आज असले का भी बूम है। ठीक है, ये पोम्पियो ऐਵੇਂ नहीं बिस्ले में जाता फिर रहा और पीछे ट्रम्प भागता फिर रहा, ये एक बहुत बड़ी साजिश तैयार हो रही है। लेकिन पाकिस्तान हर साजिश से लड़ने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयार खड़ा है। हमारे मुल्क की एजेंसीज बहुत स्ट्रांगली हर चीज को टैकल करेंगी। बेस्ट एजेंसी थ्रू ओवर द वर्ल्ड, जब भी आप कंपटीशन कराएंगे पाकिस्तान एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। ठीक है, तो अपने मुल्क को सबसे पहले तो अंडर एस्टिमेट करना छोड़े। हमारा मुल्क किसी लिहाज से, तरक्की के लिहाज से भी हम पीछे नहीं है। आप देखें, गैलप सर्वे करें, एक्सपो का 2020 का जो एग्जीबिशन हुआ है, पाकिस्तान ने कितनी तरक्की की है, कितनी चीजें इन्वेंट हुई हैं हमारे मुल्क के अंदर। हमारे मुल्क का एक ही मसला है, करप्शन। इस मुल्क का कोई इशू नहीं है, सिर्फ करप्शन इशू है। खुदारा हमारे मुल्क के तमाम एजेंसीज से प्लस अपनी प्रेजेंट गवर्नमेंट से या जो भी हमारे मुल्क को चलाने वाले हैं, सब आपके सामने है। नाम लेने का फायदा क्या? अगर गवर्नमेंट अब कुछ करती है तो उसको क्रेडिट जाएगा, मेरे मुल्क को क्रेडिट जाएगा तो मेरा सीना भी चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान की हर लिहाज से इज्जत ही देखना चाहता हूं। लकी रानी सर्कस पाकिस्तान की इज्जत पे बढ़ाने का बहुत बड़ा सबब है। पूरी दुनिया में कितनी सर्कसेज हैं? आपको दूसरी सर्कस का नाम तो बताएं। सिंपल सवाल। पाकिस्तान का 24 करोड़ आदमी है, सर्कस का नाम लेंगे तो लकी रानी सर्कस का नाम लेंगे। थ्रू ओवर दी वर्ल्ड दुनिया में 242 के 246 कंट्रीज हैं। आप पूरी दुनिया में कहीं पे जाएं, कहीं पाकिस्तान में सर्कस है तो लोग कहेंगे लकी रानी सर्कस। ये हमने अचीव किया है, उसकी रहमत से हमें ये मिला है। तो ये ऐਵੇਂ नहीं हुआ, ये इसलिए हुआ है कि अल्लाह ताला के हुक्म से सर्कस ने अपने तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा किया है। पाकिस्तान में हर जगह पर जहां पर लाइव एंटरटेनमेंट का सर्कस के हवाले से जिक्र आएगा तो लोग कहेंगे यार अगर लगाना है तो लकी रानी सर्कस को। आप जहां तक बात करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, भाईजान जब सर्कस बना था 73 में, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, या सॉरी 69 में, उस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी थी? आज पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है? सर्कस तब भी एक था, सर्कस आज भी एक है। आप खुद फैसला कर सकते हैं। मार्केट में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। गवर्नमेंट हमें अगर मौका देती है, हमने कहा था, प्रपोजल बनाया था कि पाकिस्तान के हर शहर में कम से कम स्टैटिक सर्कस बनाया जा सकता है, नहीं तो पाकिस्तान के बिग सिटीज में बनाया जा सकता है। मेरे भाई मियां अमजद ने बड़ी दफा गवर्नमेंट को कानों के ऊपर से मट्टी उतारने की कोशिश की। अल्लाह का कोई बंदा आएगा तो ये मामला हल हो जाएगा, नहीं भी आएगा तो लकी रानी सर्कस अल्लाह ने बनाई है, वही चला रहा है और चलती रहेगी। हमारी जिंदगी में चल रही है, आने वाले वक्त वही चलती अभी कोरोना की बात हुई थी, तो कोरोना की वजह से कितनी इफेक्ट हुई है सर्कस? मैंने तो पहले बीच में थोड़ा सा लुकमा दिया कि कोरोना एक बहुत बड़ा डोना ख्वाब की तरह लोगों पर वारिद हो गया है।
हम लोग भी उससे डरे हुए हैं। डरने के बजाय एहतियाती तदाबीर की जरूरत है। एहतियात इलाज से बेहतर है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आ रही है तो गवर्नमेंट किसके लिए कर रही है? सोचना तो गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों के कारोबार बंद करके कैसे लोगों को बचाएंगे। एक आदमी का रोजगार ही आपने बंद कर दिया, उसका सांस की नाली बंद कर दिया, आप कहते हैं जिंदा रहे। हाउ इट कुड बी पॉसिबल? मुश्किल काम। लेकिन फिर भी हमें यह सोचना पड़ेगा कि क्या कारोबार जिंदगी से ज्यादा जरूरी है। इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को भी ताउन करना चाहिए। ये अलग बात है, इस पूरे साल में हमारा बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान। भाई ये वो दुकान है जो बंद ही नहीं है, गवर्नमेंट तो बंद कर दी। मेरी 5,000 की कम्युनिटी है लोगों की, मैंने उनको रोज पैसे देने होते हैं। मेरे 3 यूनिट काम करते हैं, 3 यूनिट की, मेरे 3 यूनिट की आबादी 1200 खानदान है। पाकिस्तान के सिस्टम में एक आदमी कमाने वाला है, 10 बंदे खाने वाले हैं। अब 5 भी लगाओ तो 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, 6,000 का तो फिगर बन रहा है। क्या करूं, उनको कोरोना है, रोटी नहीं मिलेगी, कारोबार तो बंद है, खर्चा तो देना पड़ेगा। तो नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान का, आवाम का हो रहा है। पिछले 4 महीने कोरोना रहा है पाकिस्तान में, 6.5 करोड़ पहले गरीब था, 8.5 करोड़ हो गया। अब फिर 3 महीने रहेगा तो फिर करोड़, तो 1 करोड़ बढ़ जाएगा। तो हम भी उन्हीं में शामिल है सारे के सारे। अगर 100 अरबपति नहीं रहे हैं तो फिर ऐसा ही होगा ना। देखें, याद रखिएगा, बचने का चांस उसके पास है जो उस गेम के अंदर नहीं है। जो भी पाकिस्तानी है उस पर फर्क पड़ेगा, चाहे वो किसी भी मख्तार फिक्र से ताल्लुक रखता है। लकीर अली सर्कस पाकिस्तान की सर्कस। हमारे पास 28 से 30 मुल्कों का इन्विटेशन है। पिछले 10 सालों से लोग हमारे पीछे पासपोर्ट उठा के भाग रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं हमारे मुल्क में आ जाए। हमें अपने मुल्क से प्यार ही पड़ा। हम गए भी हैं अगर किसी मुल्क के अंदर तो अपने स्टाफ को भेजा, पूरा यूनिट नहीं लेके गए, पूरा यहाँ सिस्टम खत्म नहीं कर दिया। वहां पर कई कंट्रीज तो ऐसी है जिन्होंने नए मामला उनको अपने सिटीज आबाद करने हैं, उन्होंने भी हमारे साथ कॉन्टेक्ट किया। जैसे आपके कई मुल्क वीजे खोल देते हैं कि जनाब इतने आपके पास है, हमें 5,000 बंदों की जरूरत है, नए स्किलफुल बंदे हों। इस तरह दुनिया में ऐसी कंट्रीज भी हैं जहां पर एंटरटेनमेंट का फ्ला है, दे नीड इट। वो हमसे राब्ता करते हैं, हमें कहते हैं। लेकिन हमें बीमारी है मोहब्बत की और हम इस पर बड़ा खुश हैं, फख्र करते हैं अपने मुल्क के ऊपर। मैं आज भी कहता हूं कि पाकिस्तान कायम रहेगा ता क़यामत तक इंशाल्लाह। ये अल्लाह ताला ने बाय चॉइसेस मुल्क को बनाया है, ये कभी खत्म नहीं होगा। रही बात सर्कस की, जब तक मेरे रब की मर्जी है, जब तक उसका हुक्म है, हम इस खिदमत को करते रहेंगे। अल्लाह मेरे भाई को सलामत रखे, अल्लाह हमारे बच्चों को सलामत रखे। हम 600 खानदान की कफालत के जिम्मेदार अल्लाह ने हमें बनाया है। उसी ने ताकत देनी है, उसी ने हिम्मत भी देनी है, उसी ने जज्बा भी अता किया हुआ है। मियाँ साहब का पाँव की मट्टी थोड़ी सी हमारे सर में अभी भी है, जिसकी वजह से रब हम पे रहमतें करी जा रहा है, हम काम करी जा रहे हैं बगैर किसी फर्क के, अमीर और गरीब के। हमारे लिए सब एक जैसे हैं। हम सबसे पहले वो लोग हैं, बाद में हम हैं। वो कुछ खा लेते हैं, कुछ जी लेते हैं, खुश होकर हमारी तरफ देख लेते हैं। ये हमने कमाया है, ये हमारा प्रॉफिट है, हमसे बड़ा कोई बिजनेसमैन ही नहीं। शुक्रिया मियाँ साहब। ये थे जनाब मियाँ राशिद फरजंद अली साहब, और इनकी बातें आपने सुनी, और इनकी बातों ने जिस तरह मेरा हौसला और जोश बढ़ाया है, यकीनन इसका असर आप पे भी पड़ा होगा। हम दुआ करते हैं कि ये कोरोना के असरात इस मुल्क पे, इसकी इंडस्ट्री पे और लकीर रानी सर्कस पे भी ख़त्म हों, ताकि हम जो है ना दोबारा ज़िंदगी यहाँ बहाल हो सके, और ये जिन लोगों की कफालत कर रहे हैं अपनी जेब से, वो दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकें और लोगों को एंटरटेनमेंट यहाँ मुयसर आ सके। बहुत शुक्रिया आप देखने का प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम, खुदा।